जी, तो हमने क्लासिफिकेशन थी, टेबुलेशन थी, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स और चार्ट्स। तो हमने क्लासिफिकेशन देख ली, अब हम टेबुलेशन पर मूव करेंगे। क्लासिफिकेशन की हमने टाइप्स को और उसके एम्स को थॉरली स्टडी किया है। अब हम चलेंगे टेबुलेशन की तरफ, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है। उसमें से क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी लाजमी आता है और एससीक्यू में भी आ जाता है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एससीक्यू नहीं, वैसे तो एससीक्यू आता है इसका, लेकिन अगर चलो नहीं भी आता तो इसके एमसीक्यू बहुत आएंगे फिर। सो टेबुलेशन में आपको नेम से ही पता चल रहा है कि टेबल्स बनाने होंगे, हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा। तो उसमें हम हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं वो देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव एक अलग वर्ड है, ठीक है। इसका एक कॉन्सेप्ट होगा, जो फ्रीक्वेंसी पे लगाएंगे तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे लगाएंगे तो क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, ठीक है। इसको हम बाद में देखते हैं। हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है कि एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। The number of times a value is repeated is called its frequency। मतलब अगर एक वैल्यू 2 बार रिपीट हुई है आपके पास डाटा में, जो भी गिवन डाटा था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2। और अगर वो 4 टाइम्स रिपीट हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि जो भी फ्रीक्वेंसीज आएंगी, अब आपके पास लेट से 5 वैल्यूज दी हुई हैं अलग अलग। एक की फ्रीक्वेंसी 1 है, एक की 2 है, एक की 3 है, एक की 4 है, एक की 5 है। तो आप इन सबको सम अप करके जो नीचे लिखोगे वो क्या होगा, आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। समेशन का क्या मतलब होता है कि आपने सबको सम करना होता है, सबका टोटल निकालना होता है, ठीक है। तो जो भी फ्रीक्वेंसीज आएंगी आपके गिवन डाटा की, जो भी आप इंटरवल्स बनाएंगे, उसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसीज होंगी उन सबका सम अप करेंगे तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और एक और बात, मेन पॉइंट ये है कि जब आपके पास डाटा दिया गया और आपसे कहा गया फ्रीक्वेंसी निकालें, आपने फ्रीक्वेंसी निकाली, आप क्वेश्चन को रीचेक भी कर सकते हैं। और ये स्टेप वैसे भी इंपॉर्टेंट है। जब समेशन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना, तो वो इक्वल आएगी नंबर ऑफ वैल्यूज़ के। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी वो किसकी इक्वल आएगी, नंबर ऑफ वैल्यूज़ के। मतलब एक डाटा में अगर 20 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आपका क्या आएगा, 20, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है कि आपका जो भी इंटरवल है, गिवन इंटरवल है, उसमें अपर जो आपकी क्लास बाउंड्री है उससे लोअर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबकी फ्रीक्वेंसी। लाइक लेट्स से आपके पास इंटरवल आया 2 to 6, कोई भी डाटा दिया हुआ था आपके पास डिटेल में, उसमें 2 to 6 आपका एक इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है 3। और अगला है 7 to 9 जिसकी फ्रीक्वेंसी बनती है 4। नेक्स्ट है 10 to 15 जिसकी फ्रीक्वेंसी बनती है 2। तो आपने, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है आपका इंटरवल, और ये जो चीज़ है ना, ये आपकी है इंटरवल की अपर, एक इंटरवल की हाईएस्ट वैल्यू या अपर लिमिट। उसको हम क्या कहते हैं, क्लास बाउंड्री। क्लास लिमिट नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं, अपर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में क्या फ़र्क होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले ये कि ये जो एक इंटरवल में आगे वाली वैल्यू दी है हाईएस्ट, ये क्या होगी, अपर क्लास बाउंड्री, और ये क्या होगी, लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो अपर क्लास बाउंड्री 6 है यहाँ पे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 to 6, कितनी वैल्यूज है, 3 है। फ्रीक्वेंसी में 3 वैल्यूज आ गई हैं। तो आपने क्या निकालना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो ऐसे निकालते हैं, पहली ऐसे लिख देते हैं, फिर आगे इसमें ये जो आपका ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो 3 + 4 दिस इज इक्वल टू 7, ठीक है। फिर आपने इन दोनों को, अब यहाँ पर लिखना है नहीं, तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे। 7 + 2 आप इस तरह भी कर सकते हो कि 7 + 2 लिख दो, यहाँ पे 3 + 4 + 2। तो आपने ये करना है कि इसके आंसर में नीचे वाली वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की दी हुई है उसको भी प्लस कर देंगे, तो ये 9 हो जाएगा। एक्चुअली इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से देखें कि ये आपकी इस इंटरवल की हायर क्लास बाउंड्री ऐसी है, अपर क्लास बाउंड्री या हायर क्लास बाउंड्री। इससे पीछे डाटा में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको आपने मेंशन करना है। तो उससे पीछे डाटा में जो इससे पीछे होंगी वो उनकी फ्रीक्वेंसी ये भी थी, और उससे भी पीछे ये भी थी, तो आपने इन दोनों को सम अप करके ये लिख दिया। तो आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप बस ये याद रखो कि पहली ऐसे ही, फिर आगे ऐड अप करके लिखते रहोगे। 3 में 4 प्लस किया 7, 3 में 4 7, 7 + 2 9। अब आगे फॉर एग्जांपल 1 होती है तो 9 + 1 10 हो जाएगी। फिर यहाँ पर आगे कोई भी अगर डाटा दिया जाता है 16 टू कुछ भी, एक्चुअली तो ये इक्वल होते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा तो गलत, ऐसे ही मतलब रैंडम लिख दिया, वरना इंटरवल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। हर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हो सकता है आपको अभी समझ ना आया हो, हम आगे क्वेश्चन में डिटेल से डिस्कस करेंगे इसे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है, एफ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है, एफ आर, जिसको यूं भी लिखा जा सकता है, एफ और नीचे आर, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सी फॉर क्यूमुलेटिव, तो एफ सी, क्लियर। या फिर इसको यूं भी लिखा जा सकता है, एफ सी, सी ऊपर आ जाएगा। सी को हम कॉम्प्लीमेंट में भी यूज़ करते थे सेट्स में, ठीक है। सी को सेट्स में कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ करते थे, मगर फ्रीक्वेंसी के मामले में ये क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेटिव, मतलब अब आप ये तो नहीं कर सकते कि यहीं पे आर लिखो यहीं पे सी लिखो, मतलब इसका भी यही वाला यूज़ करो सिंबल और इसका भी, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो आप इसका एफ आर वाला कर लो और फिर उसका क्यूमुलेटिव लेना है तो सी नीचे लिख दो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव, ठीक है। क्यूमुलेटिव ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसी, सॉरी क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि आपकी जो भी गिवन फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो आप इस 10, अगर मैं इसकी, ये 3 फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूं तो वो क्या होगी, 3/10, और अगर इसकी निकालूं तो 4/10, 2 की निकालूं 2/10। व्हाट इज दिस, द फॉर्मूला इज एफ आर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो भी फ्रीक्वेंसी का आप निकाल रहे हो, जिस भी फ्रीक्वेंसी से आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो, उसको आप डिवाइड कर दोगे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, तो आपका आंसर जो आएगा वो आपकी क्या होगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप इसका करोगे तो 0.3 आ जाएगा, इसका करोगे 0.4 आ जाएगा, ठीक है, और इसका करोगे तो 0.2 आ जाएगा। अब ये 1/10 होगा तो इसका 0.1 आ जाएगा। आपने हमेशा ये याद रखना है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज होंगी, यूँ लिखेंगे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम, सब रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का यूँ सम करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, आप यहीं पे इसको भी प्लस करके देख लो चाहे, 0.3 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 0.7, 0.7 प्लस 0.2 0.9, 0.9 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1। हमेशा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 1 के इक्वल आएगा। आपने बात याद रखनी है, क्योंकि जब पाई चार्ट बनाते हो आप, तो उसमें आपको ये मेंशन नहीं किया होता, ना ही अलग से आपको फ्रीक्वेंसी बताई होती है, आपको सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसी मेंशन होता है कि हाँ भाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आपको ये भी नहीं बताया जाता कि ये 1 के इक्वल है। आपको इवन फ्रीक्वेंसीज भी नहीं दी जाती, आपने खुद फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से, और वो कैसे निकालते हैं वो हम भी पाई चार्ट में देखेंगे। सिर्फ ये याद रखें कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आप, कुछ पॉइंट्स है बस यहाँ पर जो आपको याद रखने हैं, ये कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज, समेशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1, और 2 और पॉइंट्स कि क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू, क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप ऐसे लिखते आ रहे हो तो इसकी जो लास्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू इक्वल होगी समेशन ऑफ एफ के। इसकी लास्ट वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, समेशन ऑफ एफ के, जबकि इसकी क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू किसकी इक्वल होगी, समेशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के, विच इज इक्वल टू 1। मतलब इसकी लास्ट वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1। नाउ व्हाट इज रेंज, रेंज क्या होती है कि जो भी आपके पास डाटा दिया गया है उसमें से हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को डिटरमिन करें और उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपकी आ जाएगी रेंज। और ये जो पूरे डाटा की, होल डाटा की अपर और लोअर, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं क्लास लिमिट, क्लियर। ये होल डाटा की अपर लोअर भी कह सकते हैं और इसको हाईएस्ट और लोएस्ट भी कह सकते हैं। अपर क्लास लिमिट में से आप माइनस करते हो लोअर क्लास लिमिट, तो आपका क्या आ जाता है, रेंज। मतलब अगर आपके पास ये डाटा दिया हुआ था 16 to 19 लिख देते हैं, अगर आपके पास ये डाटा दिया हुआ था, इसमें से लोअर क्या है, लोएस्ट क्या है 2 और हाईएस्ट क्या है 19, तो 19 माइनस 2, 19 माइनस 2 इज इक्वल टू 17, ठीक है। आपने हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस किया तो आपकी रेंज आ गई, और इसको हम क्या कहते हैं, होल डाटा की बात कर रहे हैं, इसकी लोएस्ट उठाई है और इसकी हाईएस्ट, होल डाटा की बात की है हमने, तो ये होगा क्लास लिमिट। और क्लास बाउंड्री क्या होती है कि आपने एक ही इंटरवल की बात की, अगर मैं 2 और 6 की बात करूं तो इसमें से 6 क्या है, क्लास बाउंड्री भी 2 होंगी ना, अपर और लोअर, तो 6 क्या है अपर और 2 क्या है लोअर। इसी तरह इस इंटरवल की बात करूं तो इसकी 9 अपर और 7 लोअर, इसकी बात करूं तो 15 अपर एंड 10 लोअर। तो ये जो क्लास बाउंड्री होती है ये किसी इंटरवल की होती है, कि किसी इंटरवल की लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू ले लो तो उसको आप क्लास बाउंड्री कह देते हो, जबकि क्लास लिमिट क्या होती है, होल डाटा की। इंटरवल क्या होता है,
इंटरवल को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यहाँ पर फॉर्मूला देख लेंगे। इंटरवल का फॉर्मूला होता है कि आपने जो भी रेंज निकालनी है, अब आपको इंटरवल आपने निकालना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपने पहले इंटरवल निकालना है। इंटरवल निकालने के लिए आपको इंटरवल का और रेंज का फॉर्मूला आना चाहिए कि पूरे डाटा की हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी। और रेंज को फिर आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ इंटरवल में। और ये नंबर ऑफ इंटरवल क्या होता है, ये आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, उसमें उसके आपने कितने इंटरवल बनाने हैं। अगर मैंने 4 बनाने हैं, अब इसकी रेंज क्या थी 17, अगर मैंने यहाँ पर कितने बनाए इंटरवल, 1 2 3 4, मैंने 4 बनाए हैं। अब अगर मैंने 4 बनाने हैं तो मैं 4 पे डिवाइड करूंगी, मेरी मर्जी है। अगर मैंने 5 बनाने हैं तो मैं 5 पे डिवाइड करूंगी, ठीक है। तो ये आपने खुद डिसाइड करना होता है। और मैं यही रेकमेंड करूंगी कि अगर डाटा जितना भी है डाटा, अगर तो नॉर्मल साइज का है तो आप 6 इंटरवल्स बनाए सिर्फ, ठीक है, 6 इंटरवल्स। और अगर डाटा कोई बहुत ही लंबा है तो आप मैक्सिमम भी 8 इंटरवल्स बनाएं, ठीक है। आपने इंटरवल्स कितने रखने हैं, 6 या 8। 6 से कम तो हो सकते हैं, लेकिन 6 से कम हो सकते हैं और 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। ये स्पेसिफाइड नहीं है, आप 10 भी बना सकते हो, लेकिन वैसे ही आई विल रिकमेंड कि आप 6 बनाओ या फिर 8 बनाओ। वो आप डाटा के हिसाब से देख लोगे। अगर डाटा बहुत ही ज़्यादा है, एक्स्ट्रा मतलब ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, 8 बना लेने हैं इंटरवल्स। वरना नॉर्मल डाटा में 6 इंटरवल्स बनाने होते हैं। आपने देखो 5 और 6 बना सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है एक्चुअली, इतने लाजमी बनाने होते हैं। इससे कम बनाओगे हमें कोई मसला नहीं है, मगर हो सकता है एग्जामिनर गलत कर दे। गलत करना नहीं चाहिए उसे, मगर हो सकता है वो कर दे, क्योंकि 6 तो एटलीस्ट बनाने चाहिए आपको। तो 6 to 7 आप इतना 6 to 8 इसी तरह के दौरान आप रहोगे, ना ज़्यादा ना कम। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसके बाद एक पॉइंट रह गया आपका, एक कंपोनेंट रह गया, वो है परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी आपको समझ आ जाएगी। पहले क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपने इंटरवल बनाना है। इंटरवल के लिए जब भी ऐसे आपके पास क्वेश्चन लिखा आ गया, या आपके पास क्वेश्चन लिखा आ गया, अब इसमें आपके पास ना तो असेंडिंग ऑर्डर है ना डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये देखें 70, 78, 92, 91, बढ़ रहा है फिर कम, फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, इस तरह से। मतलब कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है, इरेगुलर ऑर्डर में दिए हुए हैं। 25, 21 एंड में भी दिया हुआ है, 48 इस तरह से। तो आपने इसको सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक ऑर्डर में अरेंज करना है, और आई विल रिकमेंड कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में करो, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, आप ये देखोगे, एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 21। स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 21। हमने रेंज भी निकाली है, मैंने कहा था रेंज और इंटरवल निकालना होता है किसी भी डाटा में। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट था। तो अपर क्लास लिमिट अभी हमने देखी नहीं, लोअर क्या है 21, लोअर क्या है पूरे डाटा में 21, 21 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है। और सबसे बड़ी क्या है 96 है, 97 भी है। तो 97 इज योर अपर क्लास लिमिट। तो यहाँ पर आप लिखोगे 97 में से आप 21 माइनस करोगे, सो द आंसर इज 76। ये तो आ गई आपके पास रेंज। अब इसी से ना पहले आप इंटरवल निकाल लो, ठीक है। इंटरवल में क्या होता था कि रेंज को आपने डिवाइड कर देना है अपने नंबर ऑफ इंटरवल से, जो आपने खुद सोचना है कि आपने कितने बनाने हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर डाटा ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आपने कितने बनाने हैं 6। तो हम इसको क्या करेंगे 6 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये तकरीबन 12.6 कुछ आएगा, ठीक है। आप पॉइंट को राउंड ऑफ कर दो, 12 की जगह आप अप्रोक्सीमेटली 13 कर दो, ठीक है। ये नहीं है कि आपने एग्जैक्ट रखना है। इंटरवल आपने 12.6 आ रहा था तो चलो आपने 13 कर दिया, कम नहीं करना आपने। ये ना हो कि 12.1 आ रहा है तो आप इसको 12 करके लिख दो, 12.1 भी आ रहा है तो आप इसको 13 कर देना, ठीक है। तो इंटरवल क्या हो गया अब आपका 13 इंटरवल का मतलब है कि 13 आपने प्लस करना है लोएस्ट वैल्यू। अभी इंटरवल कैसे लिखेंगे आप ये देख लें। लोएस्ट वैल्यू क्या है 21, 21 में 13 प्लस करें, 21 में 13 प्लस करें 34, ठीक है 34। तो आपका पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा 21 से 34 नहीं, इससे पिछली वैल्यू मतलब 33, और फिर यहाँ पर आप अगली वैल्यू से स्टार्ट करोगे, दैट इज 34, ठीक है। 21 में आपने ये जो इंटरवल निकाला इसको प्लस किया तो आंसर आया 34 में से आपने 1 माइनस करना है 33, यहाँ लिखना 34 अगली वैल्यू बन जाएगी आपकी। 21 आपकी फर्स्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू, फिर 34 आपकी नेक्स्ट वैल्यू जो कि आपके प्लस करने के बाद आई है। तो पीछे आप उसे पिछली वैल्यू तक लिख दोगे। आप 34 में फिर 13 प्लस करें तो ये हो गया 47 नहीं लिखोगे आप 46 लिखोगे और 47 आगे आ जाएगा, ठीक है।
अब इसमें दोबारा 13 प्लस करो क्योंकि आपका इंटरवल क्या है 13, 60 यहाँ पर क्या लिखोगे 59 लिखोगे और 60 आगे लिखोगे। ये बात याद रखनी है आपने कि जो प्लस करने के बाद वैल्यू आ रही है उससे प्रीवियस वैल्यू आप आगे लिखोगे, अपनी अपर बाउंड्री बनाओगे क्लास बाउंड्री, और लोएस्ट क्लास बाउंड्री आप उस आंसर को बनाओगे जो आपका एडअप करने के बाद आ रहा है। तो ये मैंने यूँ लिख दिया और लास्ट में मैंने 86 आया था, 86 में 13 प्लस किया 99 मैंने ऐसे ही लिख दिया, आगे नहीं जा रहे हम, ठीक है, पूरे हो गए हमारे। तो ये हमने कितने इंटरवल्स बनाए हैं 6 इंटरवल्स बना दिए हैं। अब आपने सबसे पहले, ये मैंने आपको ऐसे ही सॉल्व करके बता दिया, लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है आंसर में, जब आपने आंसर शीट पे आपने सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में करेंगे आप, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 21, कितनी बार रिपीट हुई है 1 2, तो ये 21 आपने लिख देना है 2 बार, ठीक है। फिर आगे 25 आएगा, 25 कोई और 25 है नहीं है, तो आगे जाएंगे। फिर 38 है, 25 से हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, हायर वैल्यू 38, 1 2 बार लिखी हुई है, तो आप 38 को 2 टाइम्स लिख देंगे। फिर है 42, 42 कितनी बार है 1 2 3 बार, तो आप यहाँ लिखोगे 42 42 42, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 45, 45 एक बार ही है, यस 45 एक बार ही है, नहीं है भैया 45 2 टाइम्स है, तो आप इसको 2 टाइम्स लिख दोगे 45 45, 48 48 48 3 टाइम्स, 48 के बाद हायर वैल्यू कौन सी होगी, पहले 70 1 2 3, 3 टाइम्स 70, फिर 71, 71 सिर्फ एक बार ही है तो 71, फिर है 78 78, तो भी एक बार है, एक बार लिख देंगे। फिर है 91 1 2 2 टाइम्स, ओके 91, फिर 91, फिर है 92 92 है 2 टाइम्स, 92 92, फिर है 96 96 एंड देन इट इज 97, ठीक है। अब आप देखिए कोई वैल्यू ऐसी बच गई जो मैंने कट नहीं की डाटा में, नहीं ऐसी कोई वैल्यू। आप ये क्वेश्चन पेपर पर भी कट कर सकते हो, पेंसिल से कट कर देना, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि सब मैंने वैल्यूज कट कर दी और यहाँ लिख दिया। अब आप रीचेक करोगे कि कोई वैल्यू बच तो नहीं गई, तो आप वैल्यूज काउंट कर लोगे। यहाँ पर डाटा में वैल्यूज अलग से और यहाँ से जो आपने अरेंज किया उसमें वैल्यूज काउंट करोगे, दोनों इक्वल आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो ये है 24। अब इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 एंड 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 प्लस 4 20 प्लस 4 24, 24 ही हैं और 24 ही ये हैं। तो मतलब मैंने पूरी वैल्यूज़ ही लिखी हैं, सारी वैल्यूज़ लिखी हैं। आप इसको क्रॉस चेक करोगे, कोई छूट तो नहीं गई, 21 2 टाइम्स ही आई है, यस 21 2 टाइम्स ही आई है। इस तरह करके भी आप चेक कर सकते हो और काउंट करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। मूव करते हैं आगे, 21 से 33 तक कितनी वैल्यूज रिपीट हुई हैं, तो 21 से 21 21 25 तो 38 आ गया, तो 21 से 33 तक आपकी हैं 3 वैल्यूज, 1 2 3। अब आपने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया ना, अब आप सीधा सीधा चलते जाओगे, तो ये है 3, फ्रीक्वेंसी क्या होगी 3, और टैली मार्क क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ही होती है मगर उसको आप इस तरह मेंशन करते हो 1 2 3, 3 फ्रीक्वेंसी थी तो 3 को यूँ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज 34 से 46, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है ना, आगे तो 48 आ गया, 7 वैल्यूज, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है 7। इसको आप यूँ लिखोगे 1 2 3 4, दिस इज 5 टाइम्स हो गया, फिर 6 और ये 7, ठीक है। 5 को हमेशा यूँ आपने क्रॉस करना है, आपने यूँ नहीं करना, यूँ, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, आपने हमेशा यूँ ही करना है। अगर आपके पास एमसीक्यू में आ जाता है कि आप 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे टाइप मार्क में, और ये भी ऑप्शन दी हुई है और ये भी, तो आप इसको टिक करोगे, आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करना है, सॉरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करना है। तो ये हो गया 7। नेक्स्ट 47 टू 59, तो वो 3 ही वैल्यूज है, दोबारा से 3। 60 टू 72, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 73 टू 85, 1 ओनली 1, ओके, तो यहाँ पर भी 1 इस तरह आ जाएगा।
फिर आगे है 86 से 99 तक, तो अगली वाली सारी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, इसको कैसे लिखना है आपने 1 2 3 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। क्लियर। अब आपने यहाँ पर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है 3 + 7 10, 10 + 3 13, 13 + 4 17, 17 + 1 18, 18 + 6 24। मैंने कहा था आपकी टोटल वैल्यूज कितनी थी 24। मैंने कहा था समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ऐसा ही है, हमने प्रूव भी कर दिया कि ये फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है 24 और यहाँ पे 24 ही वैल्यूज है, तो ये सही है। अगर आपको इसके इक्वल नहीं आता तो आपने कोई मिस्टेक किया जिसको आप फिर दोबारा से चेक करके क्लियर करोगे। अब इससे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्युमुलेटिव यहाँ पर FRC लिखा है तो मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्युमुलेटिव। तो फ्रीक्वेंसी का क्युमुलेटिव क्या होगा, आप इसको लिखोगे 3 को ऐसे ही, फिर 3 + 7, ये जो है इसमें आपने नेक्स्ट वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की उसको प्लस करना है 10, फिर 10 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 13, फिर 13 में 4 17, 17 + 1 18, 18 + 6 24। मैंने क्या कहा था कि आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के क्युमुलेटिव की लास्ट वैल्यू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी। ये फिर किसके इक्वल होगा, यही फर्दर फिर किसके इक्वल होगा, आपकी FC क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू है, जो उसकी लास्ट वैल्यू आ रही है वो इसके इक्वल होगी। तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता था, समेशन जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको आप डिवाइड कर देते थे समेशन ऑफ एफ से। सो 3 इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इज 24, 3 इज डिवाइडेड बाय 24, देन 7 इज डिवाइडेड बाय 24, then again 3 is divided by 24, 4 is divided by 24, 1 is divided by 24 and 6 is divided by 24। क्लियर। 6 को तो आपका फॉर्मूला क्या था, f ओवर समेशन ऑफ f, ऐसे ही था। तो f क्या है 3, समेशन ऑफ f क्या है 24, तो 3/24, फिर 7/24, फिर 3/24, फिर 4/24, 1/24, 6/24। आप इसको कैलकुलेटर से निकालोगे 3/24 का आंसर आता है 0.12। आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज हों। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखनी है आपने, 3 हो सकती हैं 4 हो सकती हैं, मगर आपने सिर्फ 2 ही लिखनी है 0.12। फिर 7 को डिवाइड करेंगे तो 0.29, देन 3 को करेंगे तो अगेन 0.12, फिर 4 को करेंगे तो 0.16, फिर 1 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो द आंसर इज 0.04। फिर आप 6 को दोबारा करें, 6 को डिवाइड करेंगे 24 पे तो आंसर आएगा 0.25। क्लियर। ये आप कैलकुलेटर से करते रहेंगे और यूँ सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इन सब को सम अप करें। यहाँ पर लिखना है आपने समेशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यही कहा था ना मैंने। आप इस सब को सम करें कैलकुलेटर पर, अगर वो 1 के इक्वल आ रहा है तो मतलब आपने ये सही लिखा, वरना यहाँ पर कोई ना कोई गलती होगी। तो इस तरह ये साथ साथ, ये क्वेश्चन वो है जिसमें मार्क करने की तुकी नहीं बनती, क्योंकि आप साथ साथ खुद ही चेक करते जा रहे हो। ठीक है, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, पॉइंट आपने याद रखना है। तो आप इनको सम अप करके देखोगे क्या ये 1 के इक्वल आ रहे हैं। अगर ये 1 पॉइंट कुछ भी आ रहे हैं ना, 1.3 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, तब भी ये 1 ही है, आपने परेशानी होना। 1.0 कुछ आ रहा है तब भी ये 1 ही है। यही 1 अगर 0.99 इस तरह कुछ करके भी आ जाता है तब भी ये 1 के इक्वल ही है। ठीक है, थोड़ा सा राउंड ऑफ चलता है, क्योंकि हम तो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख रहे हैं ना, तो ये तो 3 भी हो सकती हैं, आगे 4 भी हो सकती हैं, कैलकुलेटर पे शो करेगा तो। इसलिए आपने इतना इसको एक्यूरेट नहीं लिखना, अप्रोक्सीमेटली ये 1 के इक्वल होगा, बस चेक कर लेना आप। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्युमुलेटिव वो कैसे होगा कि 0.12 ऐसे लिख दें, फिर 0.12 में नीचे वाली वैल्यू प्लस करें 0.29, मतलब ये इन दोनों को प्लस करना है। फिर आपने नहीं यहाँ लिखने के लिए 0.29 + 0.12, इसको प्लस करके आप जो भी आंसर आएगा वो लिखोगे। फिर 0.1 जो भी आंसर आ रहा है उसमें आप 0.12 फिर ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 0.41। तो आप 0.41 में फिर ये 0.12 ये वाला प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.53। फिर 0.53 में, मतलब आप इस तरह से सॉल्व करते रहोगे। ये थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गया मुझसे। 0.53 में फिर आप 0.16 प्लस करोगे, फिर 0.04, फिर 0.05। लास्ट आंसर जो आपका आएगा ना इसका 6 वाले का, इस तरह चल रहा है ये 0.25 का, तो यहाँ पर आएगा 1। और मैंने क्या कहा था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के क्युमुलेटिव की लास्ट वैल्यू किसके इक्वल होगी, समेशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के, विच इज इक्वल टू 1। तो इसकी लास्ट वैल्यू इसके इक्वल होगी, इसकी लास्ट वैल्यू इसके इक्वल आई है। क्लियर। बस यही था आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, और फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फिर टेलीमार्क। ठीक है,
अच्छा, क्वेश्चन में मेंशन होता है, क्वेश्चन अगर ये दिया गया है तो उसमें मेंशन होगा कि आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है और बस, तो फिर आप ये दो निकालोगे। अगर उन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी निकालो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, तो ये दो निकालोगे। अगर उन्होंने कहा है कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो और क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, तो ये दो डायरेक्ट नहीं आ सकते, इन दोनों के लिए इन दोनों की जरूरत होगी। तो आप पहले फ्रीक्वेंसी निकालोगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फिर इसका क्युमुलेटिव और फिर इसका क्युमुलेटिव। ठीक है, अगर ये दोनों दे देते हैं, वो क्युमुलेटिव के साथ दोनों दे देते हैं, ये कोई एक भी दे देते हैं, तो आपको उसका जो पहला पार्ट है उसको तो करना पड़ेगा ना, ये इसी से निकला है और ये वाला जो है ये इससे निकला है, तो आपको ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा फिर होगा। और टैली मार्क आप हर क्वेश्चन में ही ऐड कर देना, बहुत ईजी है, तो मार्क्स डिडक्ट करने के चांस नहीं मिलेंगे। उसके बाद अच्छा, ये मैंने कहा था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज क्या होता है या परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालते हो? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि ये वही डाटा जो पीछे भी हमने किया है क्वेश्चन, ये उसी का डाटा है। फ्रीक्वेंसी है अगर 3, तो समेशन क्या आ रहा था हमारा 24 आ रहा था, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 24। हमने 3 को 24 पे डिवाइड किया, ऐसे ही है। फिर हमने 7 को इधर 24 पे डिवाइड किया, फिर 3 को दोबारा 24 पे डिवाइड किया क्योंकि ये 3 था, फिर 4 को 24 पे डिवाइड किया। परसेंटेज का क्या मतलब होता है, मैंने परसेंटेज आप कर चुके हैं, उसमें क्या था कि परसेंटेज जब भी निकालनी है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। मैंने ये कहा था ना कि फ्रैक्शन को, जैसे ये फ्रैक्शन दी हुई है 3/24, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से और 7% लगा देना है, ऐसे ही कहा था हमने। या फिर हमने ये बात की थी कि 3/24 मल्टीप्लाई 100/100, जिसमें से ये 100 फिर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर, और ये 100 ऐसे ही रह जाता है, तो इसलिए हम ये करते हैं। तो आपने क्या करना है इसमें, फिर अगर आपने परसेंटेज उसने निकालने का कहा है तो आप 3/24 मल्टीप्लाई बाय 100 इसको सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वो लिख दोगे। एंड आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 12%। सॉल्व करके देखोगे ना आप, तो वहाँ पे 12 लिखा आएगा, तो मतलब 12% हो गया। इसी तरह फिर 7/24 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 29%। इसी तरह फिर आप 3/24 दोबारा मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये होगा 12%। और जब आपको पता है परसेंटेज टोटल कितनी होती है, ये आप सारा सॉल्व करते रहोगे कैलकुलेटर से, कि आपने यहाँ पर भी 4/24 मल्टीप्लाई बाय 100, 1/24 मल्टीप्लाई बाय 100, 6/24 मल्टीप्लाई बाय 100, और आपने जब टोटल करना है ये सारी जो आंसर्स आएंगे, तो आप देखोगे कि ये सब क्या होगा 100% के इक्वल होगा। फिर इन सब परसेंटेज को एडअप करोगे तो 100% के इक्वल आ जाएगा। ये था आपका टेबुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक ये इंपॉर्टेंट है और एक इसमें कोई भी ग्राफ आ रहा था पाई चार्ट स्पेशली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गुड लक गाइस, आप लोग किसी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें तो हो जाएगा। उसके अलावा क्वांटिटेटिव हमने किया ना अभी, तो क्वालिटेटिव क्या होता है कि आपको ये नंबर्स नहीं दिए होंगे यहाँ पर, पी आर ऐसे इस तरह कुछ दे दिया जाएगा, या फिर ये कह दिया जाएगा कि एक शॉपकीपर है, उसके पास 3 बुक्स हैं, 7 पेंसिल्स हैं और 3 ही रेजर्स हैं, 4 शार्पनर्स हैं, 1 मार्कर है, 6 कॉपीज़ हैं। तो इस तरह से वो फिर क्वांटिटेटिव में भी आ जाता है, सॉरी क्वालिटेटिव में भी आ जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, फ्रीक्वेंसी आपको पता चल जाएगी जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में आएगा, क्वांटिटेटिव में जो मैंने करवा दिया है। प्रैक्टिस कीजिएगा। गुड लक गाइज।